गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में डिविडेंड का केस बेटा शुरू किया था और उसकी टैक्सेबिलिटी की हमने बात करी थी। अमेंडमेंट क्या आई है बजट 2020 में, वो भी हमने डिस्कस किया था। बेटा इस लेक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 2 क्लॉज 22। बेटा 5 सब क्लॉजेस हैं, जरा डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना है। डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 2 क्लॉज 22। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास क्लॉज ए आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए। क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। देखो बहुत सिंपल है, बस ध्यान से। उसने कहा है डिविडेंड इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits of the company whether capitalized or not। तो बेटा इसमें ना मैं ये चीज़ आपको बाद में समझाता हूँ बेटा, ये चीज़ बाद में समझते हैं। पहले जरा ये समझ लें बेटा, टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits of the company whether capitalized or not। मैं पहले बेटा ये वाला पॉइंट पहले इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है जो पांचों सब क्लॉजेज में कॉमन चलेगा। तो ये समझ लेते हैं, काम हमारा फिर इजी हो जाएगा। चलो समझते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्या मतलब है इसका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। एक बैलेंस शीट बनाओ कंपनी की। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 10,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each, 1 लाख। और बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख के। ठीक है बेटा, समझ आया। बच्चे एक बात याद रखना, ये जो प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहे हैं ना बेटा 2 लाख के, इन्हें हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हमारे होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दीज आर योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, क्लियर। अब बेटा ये क्या है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका क्या मतलब है बेटा। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल जरा आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन में बेटा दे रखा है आपको, कंपनी ने ना बोनस इशू अनाउंस किया, बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:5। कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया इन द रेशियो ऑफ 1:5। इसका मतलब 1:5 का मतलब क्या है, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मिलेगा कंपनी का 1 बोनस शेयर। तो सॉल्व करो, जिसके पास 5 शेयर हैं उसे मिलेगा कंपनी का 1 बोनस शेयर। तो फिर जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं
उसको मिलेंगे 1/5 इंटू 10,000, उसे मिलेंगे बेटा 2,000 बोनस शेयर्स। इसका मतलब कंपनी टोटल कितने बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है? 2,000, और एक शेयर 10 रुपीस का है। मतलब बेटा कितने रुपए का बोनस दे रही है कंपनी? 20,000 रुपीस का बोनस दे रही है बेटा कंपनी। 20,000 रुपीस का कंपनी क्या दे रही है बेटे? बोनस। बात समझ आइए यहां तक। एक बच्चे एंट्री बनाऊं, एक एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। एंट्री क्या बनेगी बेटा फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स? एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, सुनो सुनो बेटा। बेटा वैसे एक नॉर्मल एंट्री बताओ। कंपनी जब शेयर्स, बोनस शेयर्स को छोड़ो, अभी नॉर्मल एक एंट्री बनाओ। कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनी को कैश का क्या होता है? इनफ्लो। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पक्का? लेकिन बेटा कंपनी जब बोनस शेयर्स इश्यू करती है ना, तो कैश का इनफ्लो नहीं होता है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में पढ़ा है बोनस शेयर्स जो इश्यू होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बेटा, वो मुफ्त में इश्यू करे जाते हैं। तो कंपनी को कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता है, ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता है। ठीक है? तो पता है बेटा कंपनी क्या करती है? कंपनी ना अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये जो 2 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, इसको यूटिलाइज करेगी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो पता है बेटा एंट्री क्या बनेगी? इस पे पूरा एक चैप्टर करेंगे हम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोनस इशू करेंगे बेटा। फिलहाल मैं आपसे एक बात मैंने क्या कही, कंपनी बोनस शेयर्स जो इशू करती है वो कहां से इशू करती है? अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बेटा एक बात मेरे को बताओ, एंट्री क्या बनेगी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स? बेटा एंट्री बनती है रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट। बेटा कैश डेबिट नहीं हो सकता ना, क्योंकि कैश का कोई इनफ्लो नहीं हुआ। तो बोनस शेयर्स कहां से दिए जाते हैं? आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का बोनस? 20,000 रुपीस का बोनस। ये एंट्री होती है बेटा फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। भाई नॉर्मल आप शेयर्स इश्यू करते हो तो एंट्री होती है कैश डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब बोनस शेयर्स इश्यू करोगे तो कैश तो डेबिट होगा नहीं, तो फिर बोनस शेयर्स कहां से दिए जाएंगे? आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कॉपी करो पहले यहां तक। क्लियर हुआ? अच्छा अब सुनो बेटा, बोनस शेयर्स का इफेक्ट कंपनी की बैलेंस शीट पे बेटा क्या पड़ेगा, जरा मुझे बताना। कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख थी, 20,000 से बढ़ गई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 1,20,000। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख के थे, 20,000 से डिक्रीज हो गए, 20,000 से डिक्रीज हो गए, तो कितने रह गए? 1,80,000 के रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके 2 लाख थे वो अब घट के बेटा कितने रह गए? 180। ये रह गए आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रह गए। बात समझ आई है सबको?
पक्का? चलो अब मतलब समझते हैं इस टर्म का। पहले यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, अब बेटा इस टर्म का क्या मतलब है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका क्या मतलब है ये देखना बेटा। बेटा पहले मुझे दो बातें बताना इसमें। पहले बताओ मुझे ना दो प्रॉफिट्स देखने हैं बेटा। दो प्रॉफिट्स कौन कौन से? एक ये देखो, एक मुझे देखने हैं कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और एक मुझे देखने हैं नॉट कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेटा कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखने हैं? कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखने हैं जो चाहे कैपिटलाइज्ड हो या ना हो। अब देखो सुनो, कौन से दो प्रॉफिट्स देखने हैं बेटा? एक देखने हैं कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक नॉट कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में, ये समझना है। ठीक है, सुनो बेटा एक बात बताओ, ये देखना, ये सिंपल बात है बेटा। ये देखो मुझे बताओ, ये जो 20,000 का रिजर्व एंड सरप्लस था बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, इस 20,000 के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? आपने इसको ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। द मोमेंट यू ट्रांसफर योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू कैपिटल, दे बिकम कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने क्या कहा? जैसे ही आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे ना, वो बन जाएंगे कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बेटा आपने 20,000 के प्रॉफिट्स को कैपिटल में ट्रांसफर करा, तो ये बन गए आपके कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर मैं पूछूं आपसे कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने के हैं? 20,000 के। जो बोनस आपने दिया था वो कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, और जो ये 180 के प्रॉफिट्स हैं ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुए हैं बेटा, तो ये हैं नॉट कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हैं नॉट कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी मेरे टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं 2 लाख, जिसमें से 20,000 के प्रॉफिट्स को मैंने कैपिटलाइज कर दिया है और बचे हुए प्रॉफिट्स अभी नॉट कैपिटलाइज्ड। कॉपी करो यहां तक, फिर मैं डीम्ड डिविडेंड पे आता हूं। बेटा सिंपल बात करूंगा, मेन केस यही था, बाकी तो अब सिंपल है। ठीक है, चलो अब इसी डीम्ड डिविडेंड पे आते हैं बेटा। अब इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी में ऐड कर दूं बेटा, इसी एग्जांपल में ऐड कर देता हूं। ये देखो, सपोज कंपनी के असेट्स हैं, से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए के, है ना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बेटा। कंपनी के असेट्स कितने के हैं? 3 लाख रुपए के। तो कंपनी के असेट्स कितने के थे? 3 लाख रुपीस के। ठीक है, चलो ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बेटा। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने अपने ये असेट्स, कंपनी ने अपने ये असेट्स बेटा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। कंपनी ने अपने ये असेट्स शेयर होल्डर्स को क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट। बेटा ये 3 लाख रुपए ना
उन असेट्स की बुक वैल्यू थी। ये तो आपके असेट्स की बुक वैल्यू है, जबकि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन असेट्स की मार्केट वैल्यू बेटा 2.5 लाख रुपए थी। फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। पॉइंट क्लियर? समझ आया? अब सुनो बेटा, सेक्शन 222 क्लॉज ए क्या कहता है? सेक्शन 222 सब क्लॉज ए कहता है कि सुनो सुनो, आपने अगर अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ना, तो जो भी उन असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड। उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा बेटा, ऑल्दो वो डिविडेंड है नहीं, बट अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो बेटा, नॉर्मली डिविडेंड किस में होता है बेटा? कैश में होता है। बट यहां पर सेक्शन 222A क्या कह रहा है? अगर आपने अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स भी दिए ना, तो उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। उन असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू को ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 222A के हिसाब से डीम्ड डिविडेंड क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपके असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा बेटा। ठीक है, सुनना ध्यान से, कॉपी करो पहले। ठीक है, अभी सुनो बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 2.5 लाख रुपए। क्या बेटा पूरे 2.5 लाख को आप डिविडेंड मान लोगे बेटा? मुझे एक लॉजिकल बात बताओ बेटा, ये करा चुका हूं मैं आपको सेक्शन 46 में बेटा। डिविडेंड किसमें से पे होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ डिविडेंड किसमें से पे होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बेटा आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स है बेटा आपके, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो बेटा गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है? सुनो सुनो सुनो, कंपनी बेटा गवर्नमेंट से कह रही है कि आप पूरे 2.5 लाख रुपए को डिविडेंड नहीं मान सकते। आप पूरे 2.5 लाख रुपए को डिविडेंड नहीं मान सकते, क्योंकि डिविडेंड पे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और जब हमारे पास प्रॉफिट्स ही 2 लाख के हैं, तो हम 2 लाख के प्रॉफिट्स में से 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड कैसे दे सकते हैं? भाई 2 लाख के प्रॉफिट्स में से मैक्सिमम डिविडेंड दैट अ कंपनी कैन पे इज ₹2 लाख। तो आप डिविडेंड मानो, बट आप 2.5 लाख को नहीं मान सकते बेटा। आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीस को डिविडेंड मान सकते हो। तो फेयर मार्केट वैल्यू को डिविडेंड माना जाएगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits, whether capitalized or not। तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू को आप डिविडेंड नहीं मान सकते, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट को आप डिविडेंड मान सकते हो। तो मुझे बताओगे बेटा, सेक्शन 222 क्लॉज ए के हिसाब से डीम्ड डिविडेंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैक्सिमम कितने को माना जाएगा? 2 लाख को बेटा। 2,50,000 को डिविडेंड नहीं माना जा सकता। लो, ये आपका पहला बेटा सेक्शन हो गया। तो मेन केस तो वही है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। सब समझ आया बेटा? कॉपी कर लो इसे। फिर क्लॉज बी करते हैं, सिंपल सा है क्लॉज बी। चलो करें।
आओ मेरे साथ, सिंपल है बेटा। सेक्शन 222 क्लॉज बी, देखो क्या है क्लॉज बी। क्लॉज बी है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। अब सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, कंपनी है और ये हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी है और कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। बेटा मैंने वर्ड सिर्फ शेयर होल्डर्स लिखा है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इशू करे डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इशू करे डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। बेटा इसको डिविडेंड माना जाएगा, इसे डिविडेंड माना जाएगा सब क्लॉज बी के हिसाब से। सब क्लॉज बी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बेटा ऊपर वर्ड खाली शेयर होल्डर्स लिखा था, तो इक्विटी भी आ गए और प्रेफरेंस भी आ गए। अब यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। सुनो सिंपल बात, अब बेटा क्या हुआ है, कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू करे बोनस शेयर्स। कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू करे बोनस शेयर्स। तो याद रखना बेटा, अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देते हो ना बेटा, नॉर्मली ये नहीं होता है। बोनस शेयर्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं नॉर्मली बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स कभी इशू नहीं होते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रही है बेटा, तो उसे भी डिविडेंड मान लिया जाएगा, उसे भी डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 222 सब क्लॉज बी। अगर किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बेटा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है ना, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए बोनस शेयर्स तो उसे डिविडेंड, डीम डिविडेंड मान लेंगे बेटा। आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो, नॉट एन इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, नहीं तो उसे क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। डिविडेंड कितना माना जाएगा बेटा, मैक्सिमम अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने कहा था वो पॉइंट तो सब में कॉमन ही रहना है बेटा। डिविडेंड मैक्सिमम कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits whether capitalized or not। ठीक है बेटा, तो क्या कहता है सब क्लॉज बी, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स देते हो उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा, और अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है तो उसे भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है तो उसे डिविडेंड माना नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए जाते हैं बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, रही बात क्लॉज सी की, तो ये मैं डिटेल में करा चुका हूं ऑलरेडी आपको सेक्शन 46 में
अब वहां पर रेफर करोगे बेटा, रेफर सेक्शन 46 कैपिटल गेन चैप्टर में बेटा, बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा, याद रखना क्या कहता था सेक्शन 46 में हमने पढ़ा था बेटा। 222C कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, अगर कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करा, अब चाहे वो कैश का किया हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कैश का किया हो या वो डिस्ट्रीब्यूशन असेट्स का किया हो, उसे बेटा डिविडेंड माना जाता है अंडर सब क्लॉज सी। बट मैक्सिमम डिविडेंड कितना माना जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो एक बार सेक्शन 46 बेटा रेफर कर लेना, समझ आया? अब बेटा सब क्लॉज डी क्या कहता है? सिंपल है, खास कुछ नहीं है बेटा इसमें। देखो, डिविडेंड इंक्लूड any distribution to its shareholders by a company on reduction of its capital to the extent of accumulated profits whether capitalized or not। मैं आपको समझा देता हूं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट लॉ में, सेक्शन 222D। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा बैलेंस शीट आपको दे देता हूं। बैलेंस शीट है ए लिमिटेड की बेटा, इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही थी। ऊपर देखो कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल थी बेटे? 120 की। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टैंड कर रहा था 180। ठीक है बेटा, अब आपने ना कंपनी लॉ में रिडक्शन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बेटा, और मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल समझाए थे। कैपिटल को रिड्यूस करने के तरीके, और एक तरीका बेटा जो मैंने आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल का बताया था, वो बताया था मैंने पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल। बेटा कई बार कंपनी को क्या लगता है कि जो कैपिटल कंपनी के पास है ना, वो जरूरत से ज्यादा है, इतनी कैपिटल की कंपनी को आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, एक्सेस कैपिटल जो होती है ना, वो पे ऑफ कर देती है शेयर होल्डर्स को। तो बेटा कंपनी क्या कर रही है, पे ऑफ कर रही है एक्सेस कैपिटल। जो एक्सेस कैपिटल है उसको कंपनी लौटा रही है वापस। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का यह भी एक तरीका है बेटा। तो एक बात याद रखना, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को एक्सेस कैपिटल लौटाते हो ना, तो उसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं माना जाएगा बेटा। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे माना जाएगा कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, माना जाएगा बेटा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज डी। बट मैक्सिमम कितना? वही सेम बात बेटा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। up to the extent of accumulated profits whether capitalized or not। तो मेरे ख्याल से बेटा क्लॉजेस सारे क्लियर हो रहे हैं। 4 क्लॉजेस हो गए बेटा हमारे। 5th और लास्ट क्लॉज करते हैं, सब क्लॉज ई। इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ध्यान से समझना है। करें? चलो आओ मेरे साथ। सब क्लॉज ई क्या कहता है? सेक्शन 222 सब क्लॉज ई। ध्यान से सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है।
एनी सम एडवांस्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी को आप सिंपल वर्ड्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कह सकते हो। तो एनी सम एडवांस्ड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज लोन और एडवांस। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है, किसको? शेयर होल्डर को। होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर एंड हैविंग बेनिफिशियल ओनरशिप। देखो बेटा, सेक्शन 222 क्लॉज ई, ये देखो बेटा, ये है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उन्होंने कहा बेटा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसने कोई लोन दिया है या उसने कोई एडवांस दिया है, किसको? अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को, जिसकी होल्डिंग कंपनी में, जिसकी होल्डिंग कंपनी में बेटा, इस शेयर होल्डर की होल्डिंग कंपनी में कम से कम 10% की होनी चाहिए, मतलब मोर देन इक्वल टू 10%। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने एक शेयर होल्डर को लोन एडवांस दिया है और उस शेयर होल्डर की होल्डिंग कंपनी में कम से कम 10% की है। तो बेटा ये जो लोन और एडवांस है ना, इसको बेटा डिविडेंड माना जाएगा, इसको डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई। बेटा पॉइंट्स याद हुए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने लोन और एडवांस दिया ऐसे शेयर होल्डर को जिसकी होल्डिंग कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की है। तो जो लोन और एडवांस आपने दिया है उसे डिविडेंड माना जाएगा। डिविडेंड माना जाएगा, पक्का? अच्छा, अभी आगे आगे। और टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और अ पार्टनर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब सुनो बेटा, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर होल्डर को डायरेक्टली लोन और एडवांस नहीं दिया, बल्कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बेटा लोन एक ऐसी कंसर्न को दिया है जिसमें इस शेयर होल्डर का बेटा क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है बेटा। शेयर होल्डर का इस कंसर्न में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये कंपनी से पार्टनरशिप फर्म है बेटा, पार्टनरशिप फर्म है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा? अगर उस फर्म के 20% प्रॉफिट से ज्यादा मैं होल्ड करता हूं बेटा, तो कहा जाएगा कि उस फर्म में मेरा क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। मतलब मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उस फर्म में कितना है? मोर देन 20%। तो कहा जाएगा कि मेरा उस फर्म में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेटा एक बात सुनो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मुझे लोन देती है, ठीक है, तो बेटा वो डीम डिविडेंड है ही है। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंसर्न को लोन देती है जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको भी बेटा डीम डिविडेंड माना जाएगा। इसे भी लोन एडवांस किसको दिया है बेटा? कंसर्न को लोन एडवांस दिया है, तो इसे भी डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई।
क्लियर हुआ बेटा? तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझको देती है लोन एडवांस, वो तो डिविडेंड है ही है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी ऐसी कंसर्न को लोन एडवांस देती है जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है। और तीसरा आता है बेटा, टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। या फिर बेटा, या फिर कंपनी ने ऐसे पर्सन को लोन दे दिया और उसको बोला कि ये पैसा शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए आपको क्या करना है, यूटिलाइज करनी है। यानी बेटा कहने का मतलब यह है कि आप शेयर होल्डर को लोन डायरेक्टली दो या आप शेयर होल्डर को लोन इनडायरेक्टली दो, उसे डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के हैंड्स में बेटा न्यू प्रोविजंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो उन्होंने कहा, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा आप लोन डायरेक्ट दो, और इन दो पॉइंट्स में उन्होंने कहा कि आप लोन इनडायरेक्टली दो। तो आप लोन शेयर होल्डर को डायरेक्टली दो या इनडायरेक्टली दो, उसे डिविडेंड माना जाएगा और वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। पॉइंट बताओ बेटा, बात समझ आइए। मैक्सिमम कितना टैक्सेबल होगा बेटा? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बात समझ आई बेटा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं बच्चे, नोटिस करो, एक बात नहीं लिखी हुई है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा हुआ है बेटा। तो यहां पर आपको सिर्फ कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लेने हैं, जो नॉट कैपिटलाइज्ड हैं। कैपिटलाइज्ड वाले नहीं लेने हैं बेटा आपको, नॉट कैपिटलाइज्ड वाले। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से नॉट कैपिटलाइज्ड वाले कितने थे, 1,80,000 के। तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना माना जाएगा, 1,80,000। समझ आया बेटा पांचों प्रोविजंस? बेटा इस रूल की ना एक एक्सेप्शन भी है, एक दो एक्सेप्शंस हैं, और समझ के चलना बहुत सिंपल है। सुनना, एक्सेप्शंस क्या हैं? इफ लोन इज ग्रांटेड इन द ordinary course of business and lending of money is a substantial part of company's business, then such loan or advance is not deemed to be a dividend। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ये जो कंपनी है ना, आपको पता है बेटा इसका बिजनेस ही क्या है? इसका बिजनेस ही बेटा लोन देने का है। बिजनेस ही बेटा लोन देने का है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कंपनी को आप कैसे मना कर दोगे कि आप अपने शेयर होल्डर्स को लोन नहीं दे सकते? बेटा इसका तो बिजनेस ही लोन देने का है। तो ऐसे के कंपनीज के केस में ना इसे डीम डिविडेंड माना नहीं जाएगा, इसे डीम डिविडेंड माना नहीं जाएगा। इसका तो बिजनेस ही लोन देने का है। तो अगर ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है तो बेटा उसे लोन देने से मना कैसे कर दोगे? ये कैसे कह दोगे कि आपने डिविडेंड दिया है? उसका बिजनेस ही लोन देने का है। ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन है बेटा, वेयर अ लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड and subsequently company declares and distributes dividend to all its shareholders including the borrowing shareholder, and the dividend so paid is set off by the company against the previous borrowing, adjusted amount will not again be treated as dividend। लॉजिकल बात है बेटा। ये देखो एग्जाम्पल लो बेटा, सपोज ये देखो बेटा कंपनी ने ना अपने शेयर होल्डर को लोन दिया 50,000 रुपए का। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा हम इस 50,000 रुपए को क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है। कंपनी ने कहा मान लो डिविडेंड, और ये 50,000 रुपए शेयर होल्डर के हैंड्स में बेटा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया।
ये 50,000 रुपए शेयर होल्डर्स के हैंड्स में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया। चलो अब बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, वाकई में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। बेटा ये तो 50,000 दिया था लोन बेटा, मान लिया डिविडेंड। अब तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बेटा, एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब तो एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर किया। और पता है बेटा इस शेयर होल्डर का कितना डिविडेंड बनता था बेटा, 60,000 रुपीज का डिविडेंड इसका बनता था, एक्चुअल डिविडेंड। अब बेटा कंपनी ने पता क्या करा, कंपनी ने उसको 60,000 नहीं दिया, डिविडेंड के नाम पे 60,000 नहीं दिया। कंपनी ने कहा देख भाई, हमने तेरे को लोन दिया था कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, तू वो लोन हमें लौटाता, तुझे वो लोन हमें लौटाना पड़ता। हम एक काम कर रहे हैं, वो लोन का पैसा इस डिविडेंड के पैसे के अगेंस्ट हम सेट ऑफ कर रहे हैं। मतलब तुझे अब वो लोन लौटाने की जरूरत नहीं है, हमने वो लोन का पैसा डिविडेंड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया है। तो ये पकड़ नेट 10,000 रुपए, तो कंपनी उसको नेट कितना पे कर देगी बेटा, 10,000 रुपए नेट पे कर देगी, 10,000। मैं आपसे बस अब एक बात पूछना चाहता हूं, कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया था, 60। क्या बेटा 60 टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, या सिर्फ 10 टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में? तो याद रखना बेटा 60 को टैक्सेबल करने का अब कोई लॉजिक नहीं है बेटा। 60 में से 50 पे तो वो ऑलरेडी बताओ क्या दे चुका है, टैक्स दे चुका है, पहले ही दे चुका है बेटा। तो अब 60 टैक्सेबल नहीं होगा, जो 10,000 है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बेटा एक ही इनकम पे दो बार टैक्स थोड़ी ना ले लोगे, पहले आप 50 पे ले चुके हो ना, ये तो ऑलरेडी टैक्स्ड है बेटा, तो अब इस पे दोबारा से थोड़ी ना ले लोगे। तो कितने पे लोगे, सिर्फ 10,000 रुपए पे लोगे, बस इतनी सी बात है। लो बेटा इसी के साथ आपका सेक्शन 222 क्लॉज ई भी खत्म हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, वो मैं आपको करवाता हूं। समझ आया सबको? कॉपी कर लो। चलो सिंपल सा है बेटा, देखो एग्जांपल, राहुल होल्डिंग 28% इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, तो बेटा मोर देन 10% है। टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख, लोन है बेटा कितने रुपए का, 5 लाख, फ्रॉम द सेम कंपनी। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ 4 लाख, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे कंपनी के पास 4 लाख। कंपनी इज एंगेज्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब लोन देना उसके बिजनेस का पार्ट नहीं है, लोन देना इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इफ द कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, बेटा इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक कंपनी। अगर वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, तो क्या बेटा वो लोन टैक्सेबल होगा एज डीम्ड डिविडेंड? नो बेटा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली शर्त ही क्या थी, कंपनी बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है तो उसे डिविडेंड माना नहीं जाता है। तो क्योंकि कंपनी पब्लिक कंपनी है, लोन और एडवांस को डिविडेंड माना नहीं जाएगा। और सेकंड आता है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी? अब बताओ, प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जो मोर देन 10% शेयर्स होल्ड करता है उसको लोन दिया 5 लाख का, तो इसे डिविडेंड माना जाएगा, बट पूरे 5 लाख को नहीं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इस केस में बताओ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई कितना माना जाएगा? 5 लाख को नहीं, 4 लाख को माना जाएगा बेटा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लो, मेरे ख्याल से बचे 5 क्लॉजेस हमारे डीम डिविडेंड के क्लियर हुए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पूरा टॉपिक डिविडेंड का क्लियर हुआ सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।